हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में लोग अपने सैंपल पेपर साइंस के सेक्शन ई को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में इस सैंपल पेपर के बाकी जितने भी सेक्शन उसको हमने कंप्लीट किया है, आज हम लोग देखेंगे सैंपल पेपर के सेक्शन ई, जो कि आपके सैंपल पेपर का लास्ट सेक्शन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 37 का ए। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ आपको पता होगा, यहाँ पर भी आपको ना ऑप्शन देंगे ए एंड बी के, आपको कोई एक ही क्वेश्चन क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। देखो 37 के ए क्वेश्चन में बोला गया हमसे, कैन ड्राइव द नेम्स ऑफ ए वाई जेड एम पी एंड आर। ठीक है, यहां पर देखो कुछ ना इक्वेशन का फॉर्म दिया गया है। ठीक है ना, तो 5 अलग अलग हमें क्या दिए गए, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिए गए। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमें दिए गए हैं ना, ये केमिकल इक्वेशन कैसे हैं, तो ये जो केमिकल इक्वेशन आपके हैं वो इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट आपको केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करना है। एंड ए वाई जेड एम पी एंड आर, इनके प्लेस पे ना क्या लिखा जाएगा उसको आपको क्या करने हैं, बताने हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, A प्लस H2O, जब इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है आपका, तब क्या बनता है आपका, यहाँ पर कॉस्टिक सोडा आपका है। X में क्या आएगा आपका, Y एनोड का पार्ट है, और जो Z आपका है वो कैथोड है। देखो हमें सिंपल पता है क्या होता है, तो जब ना आप बात करते हो H2O को किससे करवाने की, तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो जब भी आप H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो किसके साथ में, तो NaCl के साथ में। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, NaCl। तो जब इसको हम लोग NaCl के साथ में वाटर क्या करेंगे, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इक्वेशन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो क्या मिलेगा आपको, तो कॉस्टिक सोडा यानी कि आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, आपका एनोड मिलेगा और कैथोड मिलेगा। सो एनोड क्या हो जाएगा आपका, एनोड हो जाएगा आपका Cl2 हो जाएगा। एंड जब कैथोड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, H और 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको तो हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें ना आगे भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NaCl, है ना। और हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने की, तो बनेगा आपका NaOH बनेगा, है ना, Cl2 प्लस H2। चलो आगे देखो बोला गया आपका, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें फिर से देखो क्या बोला गया है, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे किसको, तो A बोला है। अब देखो A के प्लेस पर क्या आएगा हमें अच्छे से मालूम है ना, जस्ट अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसको, तो A के प्लेस पर तुम्हारा फिर से क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। तो NaCl को जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपका, Na मिलेगा, है ना, कैथोड। तो यहाँ पर देखो कैथोड की जगह पर आपको Na मिल जाएगा। एंड Y आपको पता ही है, यहाँ पर ऊपर में क्या है आपका, Cl2 बन जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, देखो नेक्स्ट थर्ड में बोला गया हमारा, ठीक है ना, क्या बोला गया आपका, कि आप जब क्या करते हो CH3COO को क्या करवाते हो आप, तो M के साथ जब इक्वेशन बनाओगे, तो M यहाँ पे कहने का मतलब क्या है आपका, सो M यहाँ पर कहने का मतलब हो जाएगा आपका सोडियम। जब हम लोग सोडियम को और CH3COOH के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवाएंगे तो इक्वेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, तो एक इक्वेशन आपको P फॉर्म होगा। P फॉर्म करने का मतलब क्या है आपका, तो P फॉर्म होने का मतलब आपका है CH3COO, और यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका, Na चला जाएगा। एंड इधर में आपको मालूम है सिमिलरली क्या आ जाएगा आपका Z, तो Z के प्लेस पर आपको अच्छे से पता है क्या हो जाएगा आपका, तो Z के प्लेस पर हो जाएगा आपका H2। चलो आगे हम लोग बात करेंगे CH3COOH, जब इसको आप क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे क्यू के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, तो प्रोडक्ट आपको जो फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट आपका R क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग बात करेंगे, तो CH3COOH को
जब आप क्या करवाते हो C2H5OH के साथ में, किसके साथ में, तो C2H5OH के साथ में, तो क्या बनेगा आपका, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर आपका फॉर्म होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, इक्वेशन देखो फॉर्म हो जाएगा आपका CH3, है ना, कितना बनेगा इक्वेशन आपका CH3COO, है ना, H कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो CH3COOH5 हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे R प्लस एक्स। अब देखो पहले हम लोग x की जगह पर क्या आएगा ना उसको लिख लेते हैं, तो x की जगह पर क्या आएगा आपका कॉस्टिक सोडा आ जाएगा, है ना, जो NaOH आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब P के प्लेस पर क्या आएगा आपको पता है, तो P के प्लेस पर हो जाएगा हमारा CH3COONA हो जाएगा, एंड Q के प्लेस पर क्या आएगा हमें ये भी पता है, कितना हो जाएगा हमारा C2H5OH हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन यहाँ पर देखो R का जो फॉर्म होगा, तो R का जो आपका इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, तो जब ना हम लोग क्या करते हैं ना R के इक्वेशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका CH3COO, है ना, कितना हो जाएगा हमारा CH3COO, है ना, CH3COO C2H5, है ना, कितना हो जाएगा आपका CH3COO C2H5। तो एक कंप्लीट क्या होगा हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। अब इसमें मैं नेमिंग जो करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सबको नेमिंग करेंगे। देखो अगर नेमिंग हम लोग सबसे पहले करते हैं ए का, तो ए क्या निकला है आपका, तो अगर देखो आप ना बात करते हो ए का, तो ए क्या है आपका NaCl है ना, ए क्या है आपका NaCl है, यानी कि कितना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्या बोला है आपका Y है, तो Y कितना निकला है आपका, तो Y के बारे में जब आप बात करते हो तो ये Cl2 आया था आपका, ये क्या है आपका क्लोरीन है ना, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो क्लोरीन है, आप गैस बोल दो, क्लोरीन गैस है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे Z का, तो Z क्या निकला है हमारा, तो अगर ना हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अगर Z की, तो Z कितना निकला है हमारा H2, यानी कि ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा आपका। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे M की, P की एंड R की। अब देखो जब ना M, P एंड R की बात करोगे तो सिंपल देखो MP क्या निकला है आपका, तो M निकला है आपका सोडियम, है ना, M क्या निकला है आपका, तो M हो जाएगा आपका, यहां पर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, M कितना है आपका, सो M जो था वो M आपका है सोडियम। चलो M के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो M क्या बनेगा, सो M हमारा क्या था, तो M के बारे में ना हम लोग बात करते हैं, तो M कितना है आपका, सो M देखो यहां पर लिख लेते हैं क्या बन जाएगा, तो M कितना बनेगा, देखो M के बारे में जब बात करेंगे, सो M आपका है क्या है, तो M आपका निकला था सोडियम, है ना, M क्या हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। P की हम लोग बात करेंगे, तो P आपका है सोडियम इथेनॉट है, एंड R हो जाएगा आपका इथाइल इथरनेट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो एक कंप्लीट क्या होगा, तो यहां से ना कंप्लीट इक्वेशन आपका फॉर्म होगा, है ना, यहां से जो इक्वेशन आपका है वो कंप्लीट क्या होने वाला है, इक्वेशन फॉर्म। चलो इक्वेशन यहां से क्या होगा आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 का बी। देखो 37 के बी में क्या बोल रहा है आपका, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड। अब देखो जेड के बारे में बात करेंगे, तो जेड हमने क्या निकाला है, तो जेड जो हमारा था उसको हमने निकाला है क्या है, तो जब हम लोग बात करते हैं जेड की, ठीक है ना, जब हम लोग क्या करते हैं जेड के बारे में बात करते हैं, तो जेड निकाला हमने आपका हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है ना, इस गैस को हमें इम्प्रोवाइज करना है ना, इस एक्टिविटी के जरिए हमें इस गैस को क्या करना है,
इम्प्रोवाइज करना है। तो यहाँ पर एक सर्टेन यहाँ पर ना एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के जरिए आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। चलो आगे हम लोग आएंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 का सी। देखो इसमें क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 के सी में है, नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स XYZ आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। है ना, अब देखो प्रोसेस आपको बताना है ना, उस प्रोसेस में क्या होगा, तो XYZ जो कंपाउंड है वो आपका ए से क्या होने वाला है, फॉर्म होने वाला है ना, XYZ आपके ए से क्या होंगे, फॉर्म होंगे। यानी कि ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड का, है ना। देखो जब आप क्या करते हो ना, सोडियम क्लोराइड को क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो किसके साथ में, वाटर के साथ में, यानी कि ना किसके साथ में, H2O के साथ में। एंड जब आप इसको क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, है ना, क्या करवाएंगे, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तब यहां पर देखो आपको जो इक्वेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देखो पहला तो आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, जो कि क्या है आपका, तो जिसको अगर हम लोग बोले सिंपल, तो ये क्या होता है आपका, कॉस्टिक सोडा होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जो कि क्या है आपका कॉस्टिक सोडा है। इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसके साथ आपको Cl2 देखने को मिलेंगे प्लस हाइड्रोजन देखने को मिलेगा आपका। तो ये कुछ इक्वेशन क्या होगा आपका, यहाँ से फॉर्म होगा। एंड ये जो इक्वेशन आपका फॉर्म होता है ना, इसको हम लोग मेनली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस आपका फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 37 का ही आपका है, लेकिन ये क्वेश्चन किनके लिए है, ये क्वेश्चन आपको ना विजुअली जो इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो आपको ना इथेनॉल में एंड इथेनोइक एसिड के बेस में आपको क्या करने हैं, डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग, देखो सबसे पहला बोला गया इथेनोइक एसिड में क्या है आपका, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखो सबसे पहले तो बोला गया है कि इथेनोइक एसिड क्या करता है, तो ये आपके ना रिएक्शन करती है किसके साथ में, तो ये आपके कार्बोनेट्स एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में क्या करते हैं, आपके ये रिएक्शन करते हैं। और जब रिएक्शन देखो करने की बात करेंगे, देखो सबसे पहले जब रिएक्शन की बात है तो पहला तो देखो कार्बोनेट्स के साथ में है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एकेटेट। देखो सिंपल क्या बोला है, तो इथेनोइक एसिड आपके क्या करते हैं, इथेनोइक एसिड आपके रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सॉरी कार्बोनेट के साथ में एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। एंड जब ये रिएक्ट आपके करेंगे ना, तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं आपकी, तो रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट को क्या करते हैं आपके, राइस करते हैं, है ना। रिएक्ट करने के बाद सिंपली क्या करेंगे आपके, तो रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट को राइस करते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट को राइस करेंगे। इसके अलावा क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। एंड सॉल्ट यहाँ पर आपका जो प्रोड्यूस होता है, इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एकेटेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया भी आपका 2CH3COOH Na2CO3, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2CH3COONA प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा आपका CO2। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ना इथेनॉल का, तो सिंपल यहाँ पर देखो इसका आंसर है, इथेनॉल क्या करता है आपका,
रिएक्शन ही नहीं करेगा, है ना। इथेनॉल क्या करेगा आपका, रिएक्शन करता ही नहीं है। तो मेन आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड के बीच में। चलो आगे देखो, क्वेश्चन बोला गया आपका, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कलीन which is formed by addition of concentrated sulfuric acid. Illustrate the change with the help of a chemical equation. ठीक है, देखो क्वेश्चन में पहला देखो क्या बोला गया है। सो आपको ना IUPAC नेम देना है जो कि फर्स्ट मेंबर आपका किसका है, तो एल्केन का। तो एल्केन के जब है ना हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, तो वो कौन होते हैं, आपके इथेन होते हैं। ठीक है ना, इथेन क्या होते हैं, आपके फर्स्ट मेंबर होते हैं आपके। आगे देखो बोला गया है, तो ये मेनली फॉर्म कैसे होते हैं आपके, तो एडिशन से फॉर्म होते हैं आपके, जब आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हो। तो आपको ना चेंज बताने हैं एक केमिकल इक्वेशन के साथ में। तो जब केमिकल इक्वेशन के साथ में हम लोग क्या करते हैं ना, चेंज के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन देखो आपको क्या मिल रहा है, C2H5OH, है ना। इक्वेशन के बारे में ना जब आप क्या करते हो बात करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन देखो क्या मिल रहा है, तो इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर क्या है आपका गिवन है। इक्वेशन में देखो क्या बोला है, तो जब आप क्या करते हो C2H5OH को, है ना, आप क्या करते हो, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सिंपली क्या लिख लेते हैं ना, H2SO4 कर दो, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में तो क्या मिलेगा आपको, CH2 जो डबल बॉन्ड बनाएगा आपका CH2 के साथ में N+ क्या मिलेगा आपको, H2O। तो कुछ चेंजेस क्या होंगे आपको देखने को यहाँ पर इस इक्वेशन में मिलेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सी बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है आपका, ऑल कंबशन रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर नॉट कंबशन जस्टिफाइड। अब देखो काफी अच्छा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन में बोला गया ना, देखो जितने भी आपके क्या होते हैं ना, कंबशन रिएक्शन होते हैं, तो जो भी आपके कंबशन रिएक्शन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, आपके ऑक्सीडेशन होते हैं। लेकिन जितने भी आपके ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन क्या होते हैं, आपके कंबशन नहीं होते हैं। इसी को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इन कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड। अब देखो जैसे आप ना कंबशन रिएक्शन की बात करते हो, तो कंबशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, तो आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो, जिस कारण से अब क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी आपके ना कंबशन रिएक्शन है वो क्या कहला जाते हैं आपके, तो वो आपके ऑक्सीडेशन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन आपको देखने को मिलता है कंबशन में। आगे देखो बोला गया वेयर एज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करोगे तो एनर्जी क्या होता है आपका, एनर्जी में और में नॉट बी रिलीज। तो उसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी रिलीज नहीं भी हो सकती है, जिस कारण से क्या होता है आपका, तो ऑल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कंबशन रिएक्शन नहीं कहलाते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है हमसे, मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व्ड दैट shoots of a plant growing in shade bend towards the sunlight, whereas leaves of touch-me-not plant fold and droop soon after touching। देखो बोला क्या जा रहा है, पहले समझते हैं। देखो मोहन और रोहित है, इन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया है, एंड ऑब्जर्व इन्होंने क्या किया है कि जो प्लांट का आपका सूट है ना वो कहां पर ग्रो कर रहा है, आपका शेड यानी कि छांव में ग्रो कर रहा है, एंड बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, जो कि सनलाइट के टुवर्ड्स में क्या है आपका बेंड है। वेयर एज लीव्स, लेकिन जब ना लीव्स की बात करेंगे जो कि आपका ना टच मी नॉट प्लांट है, ये फोल्ड प्लांट फोल्ड हो गया है
एंड ड्रॉप हो गया आपका, जैसे उसको आप टच करोगे ना वो मिलनी क्या होता है आपके ड्रॉप हो जाते हैं और फोल्ड हो जाते हैं। दे वर क्यूरियस टू नो हाउ दिस मूवमेंट्स ऑकर इन प्लांट्स, तो इनको ये जानने की ना बड़ी क्यूरियोसिटी है कि प्लांट्स में इस तरह का मूवमेंट कैसे देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब इस स्टेटमेंट के बेस पर कुछ क्वेश्चन है। पहले देखो बोला गया आपका व्हाट काउजेस द बेंडिंग ऑफ शूट्स इन द प्लांट्स एज शोन इन फिगर 8। जैसे यहाँ पर देखो मुड़ा हुआ है, जो बेंड आपको देखने को मिलता है ना, बेंडिंग किस कारण से होता है इसका हमें क्या करना है, आंसर देना है। देखो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो बेंडिंग ऑफ शूट्स ऑफ प्लांट इज अ रिस्पांस टू द स्टिमुलस, है ना। जो बेंडिंग आपका शूट्स ऑफ प्लांट है रिस्पांस होता है आपका तो स्टिमुलस का, एंड अ डायरेक्शनल ग्रोथ रिलेटेड क्या है आपका एक मूवमेंट होता है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट सनलाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, है ना। जैसे जो ग्रोइंग प्लांट होती है, जब ग्रोइंग प्लांट आपके ना सनलाइट को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, तो एक हार्मोन जिसको ना ऑक्सिन बोलते हैं, ये क्या करता है आपका सिंथेसाइज एज शूट टिप्स, तो शूट के टिप्स पे ये क्या करेगा आपका सिंथेसाइज करेगा, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और ये ना सेल्स को क्या करेगा लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। When light is coming from one side of the plant, और जब कभी क्या होगा ना तो प्लांट के एक साइड से क्या होगा आपका लाइट आएगा तो ऑक्सीजन क्या होता है आपका, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू द शेडी साइड ऑफ द शूट, तो ऑक्सीजन क्या करेगा आपका डिफ्यूज होता है आपके शूट के शेडी साइड्स की तरफ। This concentration of oxygen stimulates the cells of the shoots, and यही जो concentration आपका ऑक्सीजन का ये आपके सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आपके शूट्स को, ताकि लॉन्गर क्या करे ग्रो कर सके ऑन द साइड ऑफ द शूट, है ना, शूट के साइड में, विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, जो कि साइड आपका लाइट से काफी दूर में है। Thus plant appears to bend towards light, और इसी कारण से हमें देखने को मिलता है कि प्लांट्स क्या होते हैं आपके टुवर्ड्स लाइट क्या करते हैं, वो बेंड करते हैं। चलो आगे लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसमें देखो बोला गया है व्हाट काउजेस द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट एज शोन इन फिगर बी। अब देखो फिगर बी में आपका टच मी नॉट प्लांट आपका है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसके लीव्स आपके ना फोल्ड हो जाते हैं ना, मुड़ से जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। तो किस कारण से होता है, इसमें आपको क्या करने आंसर देने हैं। देखो आंसर लिखते हैं हम लोग, आंसर में देखो पॉइंट बोला गया आपका लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय शोइंग ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, है ना। जो लीव्स होते हैं आपके टच मी नॉट प्लांट के, वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपके, किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो अपने ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को क्या करके, शो करके। अब देखो इसमें होता है कि आपका ना कि दीज प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल्स, है ना। ये जो प्लांट्स आपके हैं ये क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस को क्या करते हैं, यूज करते हैं टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए सेल टू एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। मूवमेंट हैपेंस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, और जब मूवमेंट आपको देखने को मिलता है तो मूवमेंट क्या होता है आपका ना, मूवमेंट आपका हैपन होता है, ठीक है ना। मूवमेंट क्या होगा आपका, सो मूवमेंट आपका जो है वो हैपन होता है कब, तो एट अ डिफरेंट पॉइंट में, जिसको आप क्या करते हो, टच करते हो। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, और यहीं पे प्लांट सेल्स क्या करते हैं अपने, तो प्लांट सेल्स जो भी होते हैं वो अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, तो उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको चेंज करके अपने प्लांट अपने सेल को भी क्या करते हैं, शेप को चेंज कर देंगे। चलो आगे बोला गया आपका रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, और इसी कारण से आपको क्या देखने को मिलता है, तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग आपको क्या होता है देखने को मिलता है, एंड इसी कारण से आपको देखने को मिलता है कि उनके शेप के अंदर भी चेंज आते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें देखो बोला गया है कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल विद द मूवमेंट शोन इन पार्ट ए ऑफ द अबव फिगर। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला गया है,
तो देखो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो आपको ना मूवमेंट ऑफ ग्रोथ को क्या करना है पॉलन ट्यूब का कंपेयर करना है टुवर्ड्स ओव्यूल विद द मूवमेंट, जो कि आपको ना पार्ट ए के अबव पिक्चर में आपको गिवन भी है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। देखो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है आपका है किसके टुवर्ड्स में, तो ओव्यूल के टुवर्ड्स, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पॉलन ट्यूब का आपका ना जो ग्रोथ होता है आपके ओव्यूल के टुवर्ड्स में, एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल आपका है, तो एग्जांपल आपका है केमोट्रोपिज्म का आपका एग्जांपल है। वेयर एज, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना बेंडिंग ऑफ शूट्स की, कि जब आपके ना शूट्स क्या करते हैं सनलाइट के टुवर्ड्स बेंड करते हैं, तो ये एग्जांपल किसका होगा, तो ये आपका एग्जांपल है फोटोट्रोपिज्म का। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पहला आपका है केमोट्रोपिज्म है ना, पहला क्या हो जाएगा आपका, तो केमोट्रोपिज्म। इसमें क्या है आपका, ये आपका एग्जांपल है कि जब पॉलन ट्यूब्स का आपका क्या होता है ओव्यूल के टुवर्ड्स में ग्रोथ होता है। और जब हम लोग दूसरा बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म का, तो जब फोटोट्रोपिज्म का बात हम लोग करेंगे तो फोटोट्रोपिज्म आपका किसका एग्जांपल है, तो जब आपका ना शूट्स क्या करता है बेंडिंग होता है, शूट्स का जब बेंडिंग होगा आपके सनलाइट के टुवर्ड्स में, तो एग्जांपल आपका किसका आ जाता है फोटोट्रोपिज्म का। चलो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर डी में क्या मेंशन है, इसमें देखो बोला गया है कंपेयर द मूवमेंट shown in figure B with the movement of body parts in the animals। देखो आपके ना मूवमेंट को कंपेयर करना है जो कि आपको फिगर बी में था, एंड इसके मूवमेंट को आपके जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स हैं उससे क्या करना है कंपेयर करना है। सिंपल देखो क्या होता है, although both plants and animals show electrical chemical means to convey the information from cell to cell। देखो जैसे कि हमें पता है, देखो जो भी आपके ना प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, तो प्लांट्स एनिमल्स सभी क्या करते हैं आपके, तो इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस को क्या करते हैं शो करते हैं इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल कन्वे करने के लिए। बट अनलाइक नर्व सेल इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट्स फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन यहीं पर क्या है, जब आप बात करते हो किसमें, तो जब हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स की तरह क्या होते हैं आपके, देखो एनिमल सेल्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे देखो बोला है इन एनिमल सेल्स चेंज इन शेप ऑकर्स बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन मसल सेल्स। लेकिन अगर एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, तो आपको ना शेप में क्या होगा चेंज देखने को मिलता है। तो उस शेप में आपका चेंज आने का कारण क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के कारण चेंज आता है बॉडी शेप में, जो कि मसल सेल्स में क्या होते हैं पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स चेंज शेप, और जो प्लांट सेल्स होते हैं ना वो अपने शेप को क्या करते हैं चेंज करते हैं। कैसे, तो बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन, तो उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको चेंज करके। तो इसका कंप्लीट क्या होगा आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है विजुअलाइज्ड इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्या है आपका ना, तो सेम ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या बोला है आपका सनफ्लावर का यूज किया गया है, ठीक है। तो सेम आपका क्वेश्चन वही हो जाएगा, उसका सेम आंसर होगा। तो इसको हमने पहले डिस्कस कर दिया है, तो यहाँ पर फर्दर डिस्कशन की जरूरत आपकी नहीं है। बस यहाँ पर देखो क्या होता है ना, आप इन स्टार्टिंग में बस यहाँ पर आप बोल दोगे कि बेंडिंग ऑफ इज अ रिस्पॉन्स एंड ए डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात किया था किसके बारे में, देखो जैसे पहले हमने बात की थी तो हमने यहाँ पर देखा था किसके बारे में, देखो यहाँ भी आपका क्या था डायरेक्शनल ग्रोथ, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा था। तो इसका भी आंसर क्या होगा ना, कंप्लीट आपका सेम होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से लिखने की जरूरत या फिर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। चलो आगे लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन डी में। यहाँ भी देखो क्वेश्चन सेम आपका है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी, ये भी आपका कंप्लीट क्या है आपका सेम क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर डी है। देखो क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका डी है ये भी कंप्लीट क्या है आपका सेम है। तो क्वेश्चन सारे आपके यहाँ से क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं।
तो फर्दर आपको कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो 39 का जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन ई का और आपका जो साइंस का सैंपल पेपर इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, देखो सबसे पहले तो आपको एक फिगर शो किया गया है, ठीक है ना, प्लेन मिरर आपका है और कर्व्ड मिरर है, ठीक है ना। यहीं पे आपका क्या आई पीस है और लाइट रेज आपके डिस्टेंट स्टार से आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन में बोला है आपका द एबव इमेज इज दैट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब ये एबव आप इमेज देख रहे हो ना, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इमेज है, ठीक है। इमेज किसका है आपका, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग आपके टेलीस्कोप का क्या है, ये इमेज है। आगे देखो बोला गया है revolutionized our ways of looking into the sky, और इसी ने क्या किया हमारे, मतलब जब हम लोग आसमान में देखते हैं उस तरीके को इसने क्या किया, पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। They employ mirrors to gather and focus light, अब ये सिंपली क्या करते हैं, मिरर्स को एम्प्लॉय करते हैं ताकि क्या कर सकें, लाइट को गैदर कर सकें एंड फोकस कर सकें, rather than relying solely on the lenses as in their refracting counterparts. This telescope utilizes precisely shaped and polished mirrors to capture incoming light and reflect it to a focal point, where it forms an image for observation. देखो सबसे पहला तो हमें पूछा गया है क्या, What kind of image of the star? तो स्टार का जो आपको इमेज देखने को मिलेगा, जो ऑब्जर्वर एट द आई पीस पर इसको देखेंगे तो उनको जो इमेज का जो नेचर है, जो काइंड ऑफ इमेज आपका बनता है ना, तो इमेज आपको किस तरीके का क्या होगा देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। देखो तो इमेज कैसा मिलेगा आपका, तो इमेज आपको जो मिलेगा वो रियल इमेज होगा, ठीक है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द लेंस एट द आई पीस, ठीक है ना। तो फाइनल इमेज क्या बनेगा आपका, फॉर्म करेगा ड्यू टू द लेंस के कारण, और कहां पर फॉर्म होगा, आपके आई पीस पर फॉर्म होगा। और इमेज कैसा बनेगा आपका, रियल इमेज बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो नेक्स्ट बोला जा रहा है इसी के अंदर क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट बोला गया आपका व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये जो आपका ना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर आप कौन से मिरर को क्या करोगे, यूज करोगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ यूज करेंगे आपके कॉनकेव मिरर का, है ना, कॉनकेव मिरर का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका सी है, इसमें बोला गया है एक्सप्लेन विथ रीजंस व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस या फिर टाइप ऑफ लेंस या फिर क्या बोला आपका मिरर दैट इज यूज्ड एट द आई पीस, मतलब आपको रीजन बताने हैं कि आई पीस पर कौन सा आपका क्या किया गया है, यूज किया गया ना, किस टाइप के क्या किए गए हैं मिरर या फिर लेंस का यूज किया गया है। सिंपल देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अब कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एट द आई पीस, है ना। आई पीस पर कौन से लेंस का यूज किया गया आपका, तो कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया गया है टू कलेक्ट द रेस, है ना, ताकि देखो कन्वर्जिंग करेंगे तो रेस को ना कलेक्ट कर सके, जो कि आपके प्लेन मिरर से आएगी, एंड व्यूअर को क्या होगा, हेल्प होगा किसी चीज को देखने के लिए, टू सी अ रियल इरेक्ट इमेज ऑफ द स्टार, ताकि वो स्टार के एक रियल एंड इरेक्ट इमेज को देख सके। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर डी, इसमें देखो बोला गया है व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर इन द टेलीस्कोप। अब जब है ना हम लोग इस टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टेलीस्कोप के अंदर जो आपका प्लेन मिरर है इसका क्या यूज है। तो सिंपल देखो, द प्लेन मिरर लैटरली इनवर्ट्स द इमेज, है ना। प्लेन मिरर नॉर्मली क्या करता है, तो जब ना आप बात करोगे प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर क्या करते हैं, इमेज को लैटरली क्या करते हैं ना, इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप कभी देखोगे ना अपने आप को प्लेन मिरर के अंदर, तो आप अगर अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करोगे तो मिरर में आपका कौन सा जो इमेज बनेगा वो आपके राइट हैंड को क्या करता है, ऊपर करता है। ये पॉसिबल कब होता है, क्योंकि जब प्लेन मिरर में आपका इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर जो प्लेन मिरर क्या करते हैं आपके,
तो लैटरली इन्वर्ट्स करते हैं आपके इमेज को, जो कि आपके कर्व्ड मिरर के द्वारा बनाया जाता है। एंड इट्स पोजीशन हेल्प्स टू डायरेक्ट द रेज, और उसका जो पोजीशन होता है ना हमें हेल्प करता है किस चीज के लिए, डायरेक्ट करने के लिए जो रेज होते हैं जो आई पीस के टुवर्ड्स में आते हैं। तो इस कुछ तरीके से क्या करेगा आपका, हेल्प करेगा आपका प्लेन मिरर। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है इसमें दिया गया है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो पहली स्टेटमेंट समझते हैं क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन आपका है अजीम तारापुर वाला वॉज अ ट्रैवलर, ठीक है ना, अजीम तारापुर वाला है एक ट्रैवलर है ये, एंड साइंस इंथुसियास्ट, और इसके अलावा एक साइंस एंथुसियास्ट आपका है। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ट्रेवल्स ही फाउंड्स हिमसेल्फ ऑन द एज ऑफ एन आइलैंड विदाउट एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन एक बार क्या होता है ना, जब वो क्या कर रहा होता है आपका ट्रैवल कर रहा होता है, तो एक बार अपने ट्रैवल के दौरान वो क्या कर पाता है, तो एक बार जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो अपने आप को एक आइलैंड के एज पर अपने आप को पाता है जहां पर किसी भी मोड का कम्युनिकेशन भी उसके पास नहीं होता है। As he had read in many stories, he thought he would light a fire on the beach. अब क्योंकि देखो जैसा आपने ना बहुत सारी कहानियों में पढ़ा होता है, तो उसको लगता है कि वो क्या, वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है, एक लाइट क्या कर सकता है आपका, एक लाइट जला आग वगैरह लगा सकता है ना बीच पर। एंड ट्रैवलिंग बोट्स, तो इसी कारण क्या होगा ना, जो ट्रैवलिंग बोट्स होंगे आपके आइलैंड्स के पास और जो शिप्स होंगे वो उस फायर को देखेंगे एंड उनको वहां पर आएंगे, हेल्प करेंगे, राइड वगैरह के लिए पूछ लेंगे। He had run out of lighters, अब बेचारे के पास लाइटर भी नहीं है, एंड मैच स्टिक, मतलब ना लाइटर है ना मैच स्टिक है, बट हैड अ रीडिंग ग्लास, लेकिन उसके पास में एक रीडिंग ग्लास है। Being a science enthusiast, he knew some tricks, अब क्योंकि देखो साइंस में उसको रुचि थी तो इस कारण से वो कुछ ट्रिक्स जानता था। एंड यूज्ड दैट लेंस, और उस लेंस को यूज करता है, एंड अ स्क्रैप ऑफ पेपर टू लाइट अ फायर, और एक पेपर का जो स्क्रैप होता है उसको यूज करता है आग वगैरह जलाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ स्कॉर्चिंग रेज फ्रॉम द सन, जो कि ना सन से आपकी स्कॉर्चिंग रेज आती है उसके हेल्प से आग जलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस के बारे में बोला गया है, तो बोला गया आपका विच लेंस कैन बी यूज्ड बाय अजीम, तो अजीम क्या करेगा आपके ना, कौन से लेंस का यूज करेगा फायर को क्रिएट करने के लिए। सिंपल सी बात है, अजीम यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेगा, है ना, अजीम क्या करेगा आपके कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेगा। चलो आगे लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर इसमें बी। देखो इसमें बोला गया आपका व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस हेल्प्स अजीम टू क्रिएट द फायर। अब देखो ऐसे ना कन्वर्जिंग लेंस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना, हमने बात किया था आपसे कन्वर्जिंग लेंस का वो क्या करेगा आपका यूज करेगा, है ना। तो जब कन्वर्जिंग लेंस के ना यूज की आपकी बात आ रही है तो कन्वर्जिंग लेंस कैसे क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा एक मतलब आग को जलाने में, फायर को क्रिएट करने में। तो फायर को क्रिएट करने में ना किस तरीके से क्या करेगा वो कन्वर्जिंग लेंस उसकी हेल्प करेगा। देखो क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, तो जैसे ना अगर हम लोग क्या करते हैं कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं देखो, तो अगर को हम लोग बात करेंगे आपसे ना कन्वर्जिंग लेंस के बारे में, ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है आपका, तो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर आपकी ना कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। अब देखो बार बार हमने बात किया कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस आखिर है क्या। देखो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब सिंपल आपका है जो कि हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यही आपका कन्वर्जिंग लेंस है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या होती है आपकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, तो लेंस क्या करता है आपका, तो कन्वर्ज करता है पैरेलल रेस को एक वन पॉइंट पर लेकर के आ जाता है। इसी कारण से क्या होगा फायर क्रिएट करने में अजीम को हेल्प मिलेगी।
चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। देखो बोला गया आपका लिस्ट 2 मोर यूजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ लेंस। अब इस काइंड ऑफ लेंस तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये काइंड ऑफ जो लेंस आपका है वो कौन से काइंड का लेंस है, तो वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस का आपको दो और क्या करना है, प्रॉपर्टी बताना है। तो पहला देखो क्या करेंगे, तो ये आपके क्या करते हैं ना, हाइपरमेट्रोपिया को क्या करेंगे, करेक्ट करते हैं। दूसरा लेंसेस ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में ही लेंस का यूज किया जाता है आपका, माइक्रोस्कोप के अंदर इसी लेंस का यूज करते हैं। एंड जो आपके ना स्लाइड प्रोजेक्टर्स होते हैं तो वहां पर भी आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस का ही आपका यूज किया जाता है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे फाइनली अपने क्वेश्चन नंबर डी में, एंड ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो बोला गया है एक्सप्लेन विथ वन रीजन द कंडीशन अंडर विच द लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। मतलब देखो आपको क्या करना है, रीजन के साथ में एक्सप्लेन करना है एक ऐसी कंडीशन को जिसके अंदर लेंस क्या करेगा, आपका बोथ इमेज को फॉर्म करेगा। लेंस आपके रियल इमेज को भी फॉर्म करेंगे एंड वर्चुअल, दोनों इमेज को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो सिंपल देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत खास है नहीं। अगर देखो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो, रख देते हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, है ना। अगर आप क्या करते हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दोगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो इमेज आपको कैसा मिलेगा, तो इमेज आपको वर्चुअल मिलेगा, है ना। रेस्ट इन ऑल केस, और बाकी दूसरे केसेस में आपको इमेज कैसा मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को आपको ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में क्या कर देना है, बस रख के छोड़ देना है। चलो आगे हम बढ़ेंगे। चलो फाइनली इसके साथ ही जो हमारा सैंपल पेपर था साइंस का, उसको फाइनली हमने काफी अच्छे से इन डिटेल हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको काफी पसंद आए होंगे। सो आज की क्लास यहीं पर हम लोग अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।